नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारतीय विधि आयोग ने फांसी की सजा को खत्म करने की सिफारिश की है। हालांकि आयोग ने साथ ही ये भी कहा कि सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में फांसी की सजा दी जानी चाहिए। विधि आयोग ने कहा कि आंख के बदले आंख का सिद्धांत हमारे संविधान की बुनियादी भावना के खिलाफ है। मौत की सजा से व्यक्ति में सुधार नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था से बदले की भावना के संचालित होने का आभास होता है। कमीशन के 9 में से 6 सदस्य रिपोर्ट से सहमत हैं। 3 असहमत सदस्यों में 2 सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या मायने हैं आखिर इस रिपोर्ट के? सुप्रीम कोर्ट और सरकार को इस पर किस तरह से आगे बढ़ना है? और याकूब मेमन की फांसी के बाद जिस तरह से बहस आगे बढ़ी है मौत की सजा के मामले पर, इस रिपोर्ट का इंटरवेंशन क्या कहता है? उस बहस को किस दिशा में लेके जाता है? क्या एक समाज, एक देश के तौर पर हम ज़्यादा प्रगतिशील होंगे, ज़्यादा आधुनिक होंगे अगर हम मौत की सज़ा को ख़त्म कर देते हैं? लेकिन बढ़ता क्राइम रेट और जिस तरह से मामले आ रहे हैं आतंक के, उनको किस तरह से डील किया जाएगा? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। जस्टिस जसपाल सिंह मौजूद हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान हैं मेरे साथ ND पंचोली जी, जाने माने ह्यूमन राइट्स एडवोकेट और एक्टिविस्ट हैं। प्रोफेसर M अफजलवानी हैं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। और साथ ही गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं BJP के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जस्टिस जसपाल जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है ये आप इसको किस तरह से देखते हैं? काफ़ी मजबूत तरीके से फांसी की सजा के विरोध में ये रिपोर्ट सामने आई है। देखिए, जो रिकमेंडेशन है उसकी बेसिक जो अप्रोच है वो ये है कि रेट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए। और आई फॉर एन आई, वो जो रेक्स टेलियोनिस का प्रिंसिपल था, उसको लॉ कमीशन ने रिजेक्ट किया है। लेकिन एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, ये डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ वही प्रिंसिपल ऑफ लेक्स टेलियोनिस या आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, उसको उन्होंने अप्लाई कर दिया विद रिगार्ड टू सर्टेन कैटेगरीज, जैसे कि टेररिस्ट का कहा है उन्होंने। तो अगर आप एक प्रिंसिपल एक्सेप्ट करते हैं कि रेट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये एक्सेप्शन समझ में नहीं आती जी। आप कहिए कि वी डोंट एग्री विद दैट पेनल्टी, और अगर ये प्रिंसिपल को आप ख़त्म कर रहे हैं तो फिर अप्लाई कीजिए सबको। लेकिन इसको जो अपोज किया है वो ये कहा है कि सब प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस तो होना ही चाहिए, और क्राइम कैसे कम होगा? तो उसका जवाब तो सीधा है कि डेथ पेनल्टी आज तक चली आ रही है, तो कितने क्राइम कम हो गया, कितनी मर्डर्स नहीं हो रहे। तो ये जो प्रिंसिपल है रेट्रीब्यूशन का, इट हैज़ एक्चुअली नॉट सक्सीडेड। बिल्कुल। यानी कि एक मेंबर ने ये कहा है कि हाँ जी जी बोलिए। दूसरी तरफ एक मेंबर ने ये कहा है कि साहब ये डेथ पेनल्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि इनोसेंट विक्टिम्स के मामले में इसको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो बात यह है कि 1980 में बच्चन सिंह की जजमेंट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ होनी चाहिए। तो आज तक इतने बरस हो गए, आज तक किसी को समझ नहीं आया कि वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस क्या चीज़ है, होता क्या है। हर जजमेंट अपना राग अलाप रही है। तो एक और प्रिंसिपल हो गया कि इनोसेंट विक्टिम। अब वो इनोसेंट कौन है? विक्टिम तो समझ में आती है, लेकिन इनोसेंट कौन है? इसमें एक और डिबेट जारी हो जाएगी कि साहब विक्टिम इनोसेंट था कि नहीं था। अब अगर इंग्लिश की टर्म ली जाए इनोसेंट, तो ये तो एडजेक्टिव है। तो ये जो राग नए नए अलापे जा रहे हैं जी, तो उससे तो कंफ्यूजन और होगा। बिल्कुल। अब कई जजेस सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि साहब बताओ तो सही, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते क्या हैं? अभी तक जजेस को ही नहीं समझ आ रही
तो एक नया प्रिंसिपल आप ला रहे हैं कि इनोसेंट विक्टिम्स को ध्यान में रखा जाए। बिल्कुल, मैं वापस तो आती हूँ अगर जस्टिस जसपाल जी, मैं वापस प्रिंसिपल ऑफ आती हूँ। मेरे पास रेट्रीब्यूशन स्टूडियो में आप कई रखें पैनलिस्ट बैठे हैं, जी। उनकी राय लेती हूँ, फिर आपकी प्रतिक्रिया उस पर लूंगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके ऊपर आने का नंबर है, ये बताइए पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जो जस्टिस जसपाल कह रहे हैं, और खासकर उन्होंने जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के ऊपर जो सवाल उठाया है, यहाँ भी सवाल ये उठ रहा है कि ये पूरी ये डॉक्ट्रिन भी जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर की, ये भी दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेनेबल है, ऐसा कहना है रिपोर्ट का, कि इसको भी हम कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं कि संविधान के दायरे में देखने की कोशिश करें। अभी जस्टिस जसपाल ये भी कह रहे हैं कि वाकई जो पिछला हमने हमारे पास जजमेंट है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात आई है सामने, वो भी किसके लिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर है ये देखना भी मुश्किल है। देखिए, एक तरीके से ये बात तो जो जस्टिस जसपाल ने भी कही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को डेफिनेशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, और यहाँ भी आप कमीशन की रिपोर्ट भी देखेंगे तो इन्होंने भी कह दिया कि आप टेररिज्म और एंटी नेशनल एक्टिविटी या एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी पे आप दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कन्फ्यूजन उन्होंने जो कहा है, कमीशन ने भी कहा है कि ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ फॉर एडवाइजरी ओनली एंड इट इज़ फॉर डिस्कशन इन पब्लिक डिबेट एंड गवर्नमेंट टू लुक इनटू इट। और यह डिबेट तो आज हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन सरकार की क्या राय है इस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि सरकार ने तो मेरे ख्याल से सरकार अपनी के राय दो बहुत प्रतिनिधि जो इसमें शामिल थे, उन दोनों ने असहमति जताई है। मुझे लगता है सरकार इस बात में क्लैरिटी है, और दोनों जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उन्होंने उस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि आज के स्टेज में जो अभी हमारी वर्तमान स्थिति है, या सारे डिबेट्स को देखते हुए अभी कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि डेथ पेनल्टी को हटना चाहिए। फिर भी डिबेट इस देश में जब तक कोई भी सोसाइटी है इसमें कंटिन्यूस डिबेट होके लॉ भी कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज होता है, उसको कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस बात को कोई नहीं डिनाई करेगा कि यह बहुत बड़ा मेजर डेटरेंट है क्राइम्स को रोकने के लिए। हालांकि जो आप ये जो दलील दे रहे हैं, दरअसल इस दलील के खिलाफ ही रिपोर्ट में कहा गया, उसमें ये कहा गया है कि मौत की सज़ा और जो ताउम्र सज़ा है, ताउम्र कैद की सज़ा है, उन दोनों के बीच मौत की सज़ा में ज़्यादा डिटरेंस है, ज़्यादा कोई डर जाएगा और क्राइम नहीं करेगा, ये साबित नहीं हो पाया है। नहीं, ये तो साबित कैसे हो सकता? वो ये भी नहीं कह सकते कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो भी डेटरेंट है। कल तो उस पर भी डिबेट हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे पिछले 60 साल में 50 फांसी की सजाएं हुई हैं। स्टैटिस्टिकली रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत प्रोविजंस हैं। जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का भी पावर है, बहुत सारे मर्सी पेटिशंस के भी कई स्टेजेस पे चलता है। तो मुझे लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी प्रोविजंस हैं सेफगार्ड के लिए, और इस चीज़ को, इस डेटरेंट को तो यूज करना ही चाहिए। और यही सरकार की भी ये राय मंशा दिख रही है। जी, आपको ऐसा लगता है कि मंशा सरकार की दिख रही है कि मौत की सजा को रहना चाहिए, और हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस को ही दे रहे हैं, और इसीलिए सरकार के दोनों प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने इस पर अपनी असहमति जताई है। लेकिन जिन लोगों का आपने जिक्र किया है जिनको अब तक फांसी हुई है, ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि वो किन समाजों से आते हैं, उनकी सामाजिक आर्थिक कैसी पृष्ठभूमि है जिन लोगों को फांसी हुई है, क्योंकि ये भी बड़ा आर्गुमेंट है। प्रोफेसर वानी, नहीं, लेकिन इस पे मैं एक जरूर बात करना, जब आप इस स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, मैं इस सवाल पे भी आऊंगी कि आखिर किन लोगों को फांसी हुई है। जब जिन स्टैटिस्टिक्स पे आप जाएंगे तो उसकी पॉपुलेशन की परसेंटेज को भी देखना पड़ेगा। वो तो जो नेशनल परसेंटेज है उसी हिसाब से आपकी बात वैलिड है अपनी जगह। प्रोफेसर वानी, आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखते हैं? आप खुद मेंबर रह चुके हैं लॉ कमीशन के, किस तरह से डेलिब्रेशंस होते हैं, कैसे एक कंक्लूजन पे रिपोर्ट आती है? ये जो प्रेजेंट रिपोर्ट आई है ये एक कंटिन्यूएशन है एक डिबेट की, जो कई दहाइयों से चल रही है डिबेट, और ये एक फॉर्मल वर्शन है इनका। इसमें कोई नया आर्गुमेंट नहीं है, कई नई बात भी नहीं है। इसमें वही एक कंपाइलेशन है जो पहले वाली बातों का है। इसमें जो ख़ास मुद्दे हैं कि क्या हमारी सोसाइटी अब प्रिपेयर्ड है इसके लिए कि डेथ पेनल्टी को ख़त्म किया जाए। इसमें जो है कि इस रिपोर्ट में एक कदम लिया गया है इस तरफ कि एक दो किस्म के ऑफेंसेस को छोड़ के हमें डेथ पेनल्टी को ख़त्म करना चाहिए, यानी कि उन लोगों को मजबूत करेगा, उस आर्गुमेंट को मजबूत करेगा जो डेथ पेनल्टी के खिलाफ जाता है। ये असल में क्या है कि जो ओवरऑल पूरे विश्व में जो डिबेट चल रहा है और कई कंट्रीज़ में इसके तरफ और आगे बढ़े हैं लोग, कि हम सोसाइटी का इस तरह से वेट नहीं कर सकते हैं कि पहले हम पूरा कंफर्म कर लें 1 to 1 कि अब यहाँ हम बदल गए हैं और अब डेथ पेनल्टी की ज़रूरत नहीं रही है।
लेकिन ओवरऑल जो माइंड है, थॉट प्रोसेस जो है, वो अब इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है, एक ग्लोबल हार्मोनिक सोसाइटी की तरफ आ रहा है। और जो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि हम उस लेवल पे आने जा रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसकी तरफ आके कमीशन ने ये कदम लिया है कि अदर देन दिस एंड दिस ऑफेंस हमें जो है इसको एबॉलिश करना चाहिए। लेकिन जस्टिस जसपाल ये कह रहे हैं कि जिस प्रिंसिपल को अपनाया गया बाकी मामलों में, उसी प्रिंसिपल हाँ, अब जो है इसमें मेरी राय ये है कि जो ये डिस्टिंक्शन किया है ये सही नहीं है, क्योंकि रिफॉर्मेशन का जो एलिमेंट है, कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पे रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, बल्कि इस एरिया के जो विक्टिम, इसमें जो एक्यूज्ड लोग हैं, उनमें ज़्यादा रिफॉर्मेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जनरली खुद नहीं होते हैं कल्प्रिट्स, वो इन्वॉल्वड होते हैं, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी जो है ये ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस होते हैं। तो उन ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस में जो जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग में कोई और होता है और फंस जाता है कोई और, इसी तरह से इसमें भी ये जो है ये कदम लेना चाहिए। टेररिज्म की जो प्लानिंग कहीं और होती है और इसमें भी एग्जीक्यूशन में कोई और रिफॉर्मेटिव फंसता है। थियरी को ज़्यादा आगे लेना चाहे, और हो सकता है जिस आदमी ने क्राइम और फॉलोड बाय ये रेप फॉलोड बाय डेथ किया है, शायद उससे जो है जो आदमी किसी और ऑफेंस में जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी में आया है, शायद वो ज़्यादा रिफॉर्म हो सकता है, क्योंकि उसका पर्सनल उसमें नहीं होता है, बल्कि वो किसी वजह से उसमें आ गया होता है। बल्कि एक आर्गुमेंट तो ये भी दिया गया है इसके खिलाफ कि अगर टेररिज्म में जो लोग लिप्त पाए जाते हैं वो दरअसल मरने के लिए ही सामने आते हैं, तो उनको मौत की सजा से कैसे डराया जा इसलिए सकता जो है कि ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल इसमें, बल्कि रिपोर्ट में खुद ये लिखा है कि पिनोलॉजी में इसका कोई ग्राउंड नहीं है। शायद ये लोगों के एस्पिरेशंस या सोच को, यानी यहाँ से कमीशन जो है लॉ एंड जस्टिस से हट के अवाम के जज्बात या किसी सेक्शन के थॉट को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो इसमें जुडिशियल कोई ग्राउंड नहीं लग रहा है इस डिस्टिंक्शन के लिए। एंडी पंचोली जी, ये बताइए कि जिस तरह से कह रहे हैं अभी गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जाहिर है सरकार है जिसका काम इंसाफ करना है, फैसले लेना है, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। ऐसे में जबकि एक सरकार की या कानून व्यवस्था की ऐसी इमेज बन जाए कि वो लचर है या वो ढीली ढाली है या वो सज़ा नहीं दे सकती या आराम से क्राइम किया जा सकता है, क्या आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं बहस इस डायरेक्शन में भी आगे जाएगी? नहीं, ये रिपोर्ट बहुत अच्छे इसमें सुझाव दिए हैं और ये इस दिशा के अंदर वाकई में आगे आगे जाएगी। लेकिन जो हमारे साथी जो बीजेपी के गोपाल जी हैं, उन्होंने जो कहा है कि सरकार को ये देखना है कि क्राइम को कंट्रोल करना है, कुछ डेटरेंट करना है, तो हमको कुछ सीखना भी चाहिए इतिहास से, दुनिया से। हमारे जो अभी तक जिस प्रकार से समाज बढ़ा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रोग्रेस, बारबेरिज्म, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो डेथ पेनल्टी है, ये मध्य युगीन समाज की एक बर्बर व्यवस्था का एक परिणाम है। तो ऐसे तो जहाँ एक समाज, पूरा दुनिया का समाज एक तरक्की की तरफ जा रहा है और जहाँ 140 देशों ने अपने यहाँ इसको समाप्त कर दिया है, उसको आप चलाए जा रहे हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा, कोई आधार नहीं है कि क्यों रखी जाए। भाई जब सब अभी एक केस आया था इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, चौहान का, जो जिसके अंदर राजीव गांधी मर्डर केस के और ये जो दूसरे लोग थे जिनके डिले के ग्राउंड पे, मर्सी के डिले के ग्राउंड पर उनको मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी ये आर्गूमेंट उठा था कि टेररिज्म के केसों में ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कानून में हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये टेररिस्ट केस है और ये इस तरह के केस है। तो इस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है। तो मैं ये एक जो मध्य युगीन की खून पिपासा, ब्लड फॉर, एक परिवार में एक उसने मेरे को मार दिया, मैंने उसको मार दिया, फिर उसने मेरे को मार दिया, मैंने, तो ऐसे बदले की भावना आप चलते चले जाएंगे। लेकिन फिर कैसे कानून व्यवस्था पे कैसे काबू पाया जाए? गोपाल जी कह रहे हैं वो भी अपने आप में सरकार के पास भी एक महत्वपूर्ण काम है, एक जिम्मेदारी है बड़ी। हाँ, तो उसके कारणों, जब तक आप कारणों पर नहीं जाएंगे, उसको समझेंगे नहीं, उसकी समीक्षा नहीं करेंगे कि ये अपराध, ये टेररिज्म क्यों कर रहा है, आप एक वातावरण ऐसा बना देते हैं जिसमें
वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर उस वातावरण को आप समाप्त कर देंगे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। जस्टिस जसपाल, ये बताइए कि पिछले बहुत सारे दशकों में आज़ादी के बाद से सिर्फ कुछ दर्जन लोग ऐसे हैं, 50 या उसके आसपास, जिनको मौत की सज़ा हो पाई है। बहुत सारे लोगों को मौत की सज़ा होने के बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है, अमल अभी तक नहीं हो पाया है, कई हज़ार लोगों को होने के बावजूद भी। क्या आपको लगता है कि जो एक अनरिटन सा मोरेटोरियम था, एक जो बिल्कुल अनकही सी एक पाबंदी थी कि मौत की सज़ा नहीं दी जा रही थी भारत में, वो कहीं ना कहीं आपको उठती हुई लगती है? एक जो पब्लिक ओपिनियन है वो मौत की सज़ा के फेवर में नज़र आ रहा है, कम से कम अगर आतंक के मामलों में देखें। देखिए, दो प्रिंसिपल्स याद रखिए। या तो आप रेफर्मेशन की तरफ चलिए या आप रेट्रीब्यूशन की तरफ चलिए। अब ये जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, ये एक जगह रेफर्मेशन की बात करते हैं, रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, और दूसरी तरफ रेट्रीब्यूशन की। नंबर 2, ये कहना कि साहब डेटरेंस ज़रूरी है, तो लाइफ सेंटेंस जो है वो ज़्यादा डेटरेंट है। एंड इन एनी केस हमने प्रिंसिपल माना हुआ है कि वी शुड ट्राई एंड लीन टुवर्ड्स रेफर्मेशन। एक, ये जो इतने साल लग गए, किसी को फांसी नहीं हुई डिस्पाइट ऑर्डर्स अगेन, ये भी शो करता है कि एक रिलक्टेंस है कि आफ्टर ऑल यू आर टेकिंग अवे लाइफ, वो लाइफ वापस नहीं आएगी। तो बार बार सोचा जाता है कि ये भाई शुड वी टेक अवे लाइफ और नॉट। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ ये बहुत अच्छा है कि साहब डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ फिर रेट्रीब्यूशन ये है कि नहीं साहब टेररिस्ट है तो उसे कर दो। अब अगर एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट को मारता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या उसमें डेथ सेंटेंस होनी चाहिए? Is he not serving the society by killing a terrorist? He himself is a terrorist, but kills a terrorist on certain principles. So ये एक प्रिंसिपल साफ सोचिए, आर यू गोइंग इन फॉर रेट्रीब्यूशन और आर यू गोइंग इन फॉर रेफर्मेशन? नहीं, काफी महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण दलील है। लेकिन अगर मैं छोटी सी बात इस बीच अगर इसमें जोड़ दूं कि जो लोग इस बात का फेवर करते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं कि कम से कम आतंकवादियों को और वो लोग जो देशद्रोह के इल्ज़ाम में लिप्त पाए जाते हैं, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उनका एक बड़ा आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि जो लोग दूसरों के मानवाधिकार की परवाह नहीं करते, उनके मानवाधिकार की या उनके जीने के अधिकार की क्यों परवाह की जानी चाहिए, जब दूसरे नागरिकों के वो जीने के अधिकार की परवाह नहीं कर रहे हैं। जो किसी का भी मर्डर करता है, वेदर ही इज टेररिस्ट और नॉट, क्या वो जिसको आप मर्डर किया उसका मानवाधिकार नहीं ले जाता? वो भी लेके जाता है। वो भी एक लाइफ खत्म कर रहा है, उसका राइट टू लिव खत्म कर रहा है, उसकी फैमिली को इफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है। उस पर फिर डेथ पेनल्टी क्यों नहीं? मानव अधिकार ठीक है, हम यही कह रहे हैं कि टेररिस्ट को आप अगर अलग से लेके जा रहे हैं, यू आर केटरिंग टू पब्लिक ओपिनियन। प्योर लॉ जो है वो स्टेगनेट नहीं करता। अगर लॉ को आप स्टेगनेट कर देंगे तो सोसाइटी भी सफ़र करेगी, लॉ भी सफ़र करेगा। यू हैव टू एवॉल्व एंड यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स। बिल्कुल। सो आज की तारीख में हमने ये देख लिया है कि प्रिंसिपल ऑफ डेटरेंस कामयाब नहीं हुआ है। जस्टिस जसपाल, ये बताइए कि लॉ कमीशन की पहली फांसी दे दी, सिफारिश आप क्या जो खत्म कई करें? दशकों पहले आई और अब में जो फ़र्क है, पहले रिटेन करने की बात कही गई, पहले कहा गया कि हाँ डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, और अब ये कहा जा रहा है कि इन मामलों के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो क्या एक समाज के तौर पर हम प्रगति कर गए हैं? क्या आपको लगता है कि पब्लिक ओपिनियन इस फेवर में जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फैसला तो संसद में ही होगा, जनता की अदालत में ही होगा कि मौत की सज़ा ख़त्म होनी चाहिए या नहीं। बुनियाद आखिर क्या हो, कैसे ये तय हो? देखिए, मैंने अभी कहा कि अगर लॉ इवॉल्व नहीं हो रहा, अगर वो चेंजिंग टाइम्स के मुताबिक चेंज नहीं हो रहा, सोसाइटी की डिमांड्स के मुताबिक इवॉल्व नहीं हो रहा,
तो वो लॉ स्टैग्नेट हो रहा है, वो लॉ नहीं है। अब ये जो रिपोर्ट आई है ये एक स्टेप फॉरवर्ड है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ ये है कि आप दोनों ही राग क्यों अलाप रहे हैं। एक ही राग अलापिए और वो है रेफर्मेशन, नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ रेट्रीब्यूशन। आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ, खत्म कीजिए इसको। जो यू हैव नो राइट टू टेक अवे लाइफ ऑफ ए पर्सन। जी ठीक है। जस्टिस यशपाल जी कह रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं है, अगर आप जान दे नहीं सकते तो जान लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बताइए कि जनता का असली प्रतिनिधि तो सरकार है, आखिर सरकार ये कैसे तय करेगी, कैसे पता लगाएगी कि पब्लिक ओपिनियन क्या है, या वाकई कानून की जो अपनी परिभाषाएं हैं और जो हमारे पास किताब है जिसके जरिए पूरा देश ड्राइव होता है, जिसको संविधान कहते हैं, उसके दायरे में रह के बात करनी होगी। पब्लिक ओपिनियन को सरकार कितना अहम मानेगी, खासकर जब इतनी अहम बात तय करनी हो कि किसी की जान ली जाए या नहीं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट को है, और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल ही माना जाता है, और वही एक तरीका जिससे सरकार को पता चलेगा कि जनता की ओपिनियन क्या है। पब्लिक डिबेट से जनता के ओपिनियन को पता नहीं कर, या तो आप रेफरेंडम पे जाइए किसी इशू पे, अदरवाइज तो आपको पार्लियामेंट के अंदर ही डिबेट करके, डिस्कशन करके, और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव में जो भी लॉ बनाने की प्रक्रिया है उसके तहत जाना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग लॉ है उस पर आपको स्टैंड भी करना पड़ेगा कि ये आज की डेट में ये लॉ है, बाकी सब एडवाइजरी है, रिकमेंडेटरी पोजीशंस है। चाहे कमीशन बनते हैं या कोई पब्लिक डिबेट होते हैं, वो सारे एडवाइजरी रोल है, और उसके बाद आप डिबेट को उसको चैनलाइज करके पार्लियामेंट में जाएंगे। जस्टिस यशपाल कह रहे हैं कि ये वन स्टेप फॉरवर्ड है, ये उस दिशा में एक कदम आगे है। मैं ये कह रहा हूं कि ये डिबेट तो चल ही रहा है, इस डिबेट पे दोनों ओपिनियन है, या लॉ कमीशन भी उस ओपिनियन को दोनों तरफ, इसमें भी डिवीजन है, लेकिन ये एक ओपिनियन अपनी दे रहे हैं, ये भी एडवाइजरी रोल है। और जहां तक पार्लियामेंट की बात है, एग्जिस्टिंग लॉ अभी उसको स्टैंड करता है। दूसरा, अभी एंटी हाईजैकिंग लॉ जैसा कि जो कहा गया है इस कमीशन की रिपोर्ट में, उसमें पार्लियामेंट ने फिर स्टैंड लिया, एडिशन किया है कि एंटी हाईजैकिंग लॉ में भी डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट और जो सरकार है वह आज इसको डेटरेंट मानते। आप नहीं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसके खिलाफ है डेथ पेनल्टी, ये भी बात कही है। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ को भी डिफाइन किया है। सेक्शन 21 को जिसने लॉ कमीशन ने यहाँ रेफर किया है, उसमें राइट टू लाइफ के कई वो पहलू हैं, उसमें पानी देना है, फूड देना है, तो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, और सरकार को एम्पावर करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है उसमें कही गई, मर्सी पिटिशन सिस्टम को लेके कही गई, और ये कहा है कि ये मर्सी पिटिशन सिस्टम जो है ये दरअसल फाइनल सेफगार्ड नहीं है, जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, यानी कि अगर अन्याय किसी के साथ होता है उसके लिए, और खासकर डेथ सेंटेंसेस के मामले में डेटा ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक जो है 306 मर्सी पिटिशन जो है वो एक्सेप्ट हुई हैं, और 131 जो है वो रिजेक्ट की गई हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्यों कहा गया है कि मर्सी पिटिशन का जो सिस्टम है वो कोई अच्छा मकसद उससे हल नहीं हो रहा है? इससे पहले कि मैं इस पर एक बेसिक बात बताने की ज़रूरत है। ये जो डेथ पेनल्टी है या और कोई रिट्रीब्यूशन है, ये पहले ट्राइबल ज़माने से आया है, और उस वक्त एक ट्राइब को अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरे को दूसरे ट्राइब अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और कहीं डेथ हो जाती तो उसमें ये रिट्रीब्यूशन आया है कि अगर इनका आदमी मरा है तो उनका आदमी मारा जाए। ऐसे ही जो है, अब चूँकि एक स्टेट है, और स्टेट खुद एक सोसाइटी, कम्युनिटी और एक फैमिली की तरह है, और इसमें स्टेट को जो गवर्नमेंट होती है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इस फैमिली मेम्बर ने उसको मारा, ये एक सिचुएशन है। अब ये सिचुएशन नहीं है कि हम किसी और ने हमारे आदमी को मारा, ये एक इसी घर में इसने दूसरे को मारा, दो पार्टियां और ये बेसिक चीज समझी नहीं जाती है। स्टेट जो है ये सिर्फ पेनल्टी पे पड़ी है। स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट के रिसोर्सेज हैं, कि क्या आप ऑनेस्टली ये सारे अपने देश के लोगों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमम किया जाए रिसोर्सेज को यूज़ करके। और फिर अगर इस सिचुएशन में क्राइम होता है तो वो क्रिमिनल नहीं होता, वो पेशेंट होता है। चलिए बहुत जल्दी और मर्सी पिटिशन पे बस को आखिरी मिनट बचा है और जो है ये मर्सी पेट ये तभी हो जाता है कि ये एक फीलिंग होती है, उसको फीलिंग ऑफ जस्टिस कहते हैं। अगर फेयरली ये मर्सी पिटिशन किया जाए
तो एक फीलिंग है, देखिए आप हर चीज़ जस्टिस या लॉ में ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल नहीं हो सकता। ये एक फीलिंग जो डेवलप हो जाती है कि नहीं, इसमें जो है देयर हैव बीन रीजंस कि ये इसके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल तो समय ये समाप्त तभी हो उस गया है। पे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जो सामाजिक डेटा देना जरूरी है वो ये भी है कि जिन लोगों को अब तक फांसी हुई है उसमें बेशतर लोग जो हैं वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, दलित हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग बहुसंख्यक को हैं जिनको फांसी दी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको शायद वो उस तरह से जस्टिस के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए अच्छा वकील नहीं मिल पाया या उनके पास उस तरह से संसाधन नहीं थे। पंचोली जी, आखिरी बात ये बताइए फिलहाल कि यहाँ से अब जो बहस है मौत की सज़ा की वो कहाँ जा रही है? ये अच्छी दिशा में जा रही है। इससे बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जैसे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टेररिस्ट और वेजिंग ऑफ वार, अब वेजिंग सेडिशन का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, वेजिंग ऑफ वार में आप इसको कर सकते हैं। अब वेजिंग ऑफ वार में मान लिए आपकी वार हो गई और उसमें आपने 5,000 या 10,000 सोल्जर पकड़ लिए, क्या आप उनको फांसी पे चढ़ाएंगे? आप उनको छोड़ते हैं? 1971 की लड़ाई में 90,000 या 65 की लड़ाई में इतने उनको एक्सचेंज किया, उनको हमने छोड़ा। तो वेजिंग ऑफ वार का ये क्या शायद ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कि एक आदमी जो वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द कंट्री, अपने देश के खिलाफ जो आदमी जंग लड़ रहा है, तो उससे सिक्योरिटी, वो कहते हैं कि देश की सिक्योरिटी के लिए ये आवश्यक है। तो क्या 2-3 लोगों को मार देने से क्या आपके, या उनको छोड़ देने से आपकी सिक्योरिटी, क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है? हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि 2-4 लोगों को अगर हमने फांसी नहीं चढ़ाई तो हम छिन्न भिन्न हो जाएंगे, हम बर्बाद हो ये हम एक सॉफ्ट स्टेट बन जाएंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है एक मजबूत देश जो है वो जान लेता है या जान देता है, लेकिन साफ तौर पर सरकार को फैसला लेना है। लेकिन कहा ज़रूर ये जा रहा है कि लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं इस बहस में एक स्टेप फॉरवर्ड है, एक आगे कदम बढ़ाने जैसा है। लेकिन इसको लेकर भी लगातार जिस तरह से असुरक्षा की भावनाएं लोगों के बीच बढ़ रही हैं, सरकार को बहुत ही सोच समझकर इस पर फैसला लेना है कि वाकई क्या मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी 2 मामलों में कम से कम कहा गया है रिपोर्ट में कि उसमें अभी भी इस सज़ा को बरकरार रखना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।